इस्माइल भाई ने और तमाम मुकर्रिर ने अपनी अपनी बातों को रखा। आपको तफसील तकरीर के जरिए आप लोगों को तफसीली गुफ्तगू आप लोगों से की। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन मुख्तसर वक्त के अंदर मेरी बात रखने की कोशिश करूँगा। मालेगांव शहर मुल्क भर में, देश भर के अंदर पावरलूम शहर से मशहूर है और मालेगांव शहर के अंदर सबसे सस्ता कपड़ा और अच्छा कपड़ा तैयार किया जाता है। इस नाम से भी शहर भर के अंदर नहीं, दुनिया भर के अंदर हमारा शहर मशहूर है। महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, शोलापुर, येवला, धुलिया, ऐसे बहुत सारे पावरलूम शहर हैं और हमारे शहर में वक्त वक्त से हमारे शहर की बुनकर भाइयों की शहर की नुमाइंदगी वक्त वक्त से एमएलए ने की, चाहे साबिर सत्तार साहब हो, हारून अहमद अंसारी साहब हो, शब्बीर सेठ हो, आयशा हकीम साहबा हो, निहाल अहमद साहब हो, शेख रशीद साहब हो, मुफ्ती इस्माइल साहब हो, मेरे वक्त तक सब शहर के अंदर एमएलए आए, अपने अपने वक्त से वक्त पड़ा जब भी उन्होंने नुमाइंदगी करने की कोशिश की। और आज का ये इस्तकबालिया प्रोग्राम मैं समझता हूं कि इस्माइल मुल्ला साहब, आमीन साहब, इन्होंने जानबूझ कर लिया, ऐसा मुझे लगता है कि शहर के अंदर असल में क्रेडिट का मसला है कि ये काम किसने कराया, वो काम किसने कराया, कौन 6 महीने से दौड़ रहा था, कौन साल भर से दौड़ रहा था। शहर के अंदर बुनकर भाइयों को कंफ्यूजन पैदा करने की पूरी कोशिश की गई। इसके लिए मुझे लगता है कि इस्तकबालिया प्रोग्राम के नाम से शहर के सामने तफसील आ जाए, बुनकर भाइयों के सामने तफसील आ जाए, ये मकसद भी बहुत अहम है इस मीटिंग का। इस्माइल मुल्ला साहब ने बहुत तफसील बताई कि आज के मुल्क के हालात, महाराष्ट्र के हालात और नुमाइंदा, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ करके बताया कि नुमाइंदा और मुल्क के हालात, महाराष्ट्र के हालात के लिए आज नुमाइंदे की जरूरत महाराष्ट्र असेंबली में किस तरीके से होना चाहिए और आइंदा और ज्यादा मजबूती के साथ होना चाहिए, तफसील बताने की कोशिश की। मुझको याद है, देखो हमारा महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र की असेंबली है, जो कानून साज अदारा है, वो महाराष्ट्र के अंदर जो भी कानून बनते हैं उस अदारे के अंदर, उस असेंबली हाउस के अंदर कानून बनते हैं। अलग अलग रियासतों के अलग अलग असेंबली हाउस के अंदर कानून बनते हैं। मुल्कों का जो कानून बनता है वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है और रियासत का जो कानून बनता है वो असेंबली के अंदर बनता है। और असेंबली के अंदर नुमाइंदा मजबूत और दमदार होना चाहिए, यह सही मानों में वक्त की जरूरत है। मुझको याद है कि जब मैं पहली मर्तबा शहर का एमएलए बना 2014 में, तो नागपुर का असेंबली का इजलास था और यकीन जानो आप लोग कि मेरा असेंबली इजलास का तीसरा दिन था। मैं भी नया एमएलए था, तीसरे ही दिन असेंबली हाउस के अंदर बैठने का मौका मिला और उस वक्त आशीष शेलार, जो बांद्रा से बीजेपी का एमएलए चुनकर आया था, और मंगल प्रभात लोढ़ा, जो आज मुंबई का पालक मंत्री है, उस वक्त वो बीजेपी का एमएलए था, वो मंत्री नहीं था। ये दोनों शख्स ने एक ही दिन, एक शख्स खड़ा हुआ आशीष शेलार और उसने कहा कि जमीयतुल उलमा के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और जमीयतुल उलमा जो केस लड़ती है मुजरिम की, वो बम ब्लास्ट के आरोपी रहते हैं, वो बम ब्लास्ट करते हैं, देश के गद्दार होते हैं, इसके लिए वो पैसा रुपया लगा के उनको छुड़वाती है, इसके लिए उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए।
मुझको समझा, और उस वक्त तो कोई भी मुस्लिम एमएलए असेंबली के अंदर नहीं था मौजूद, और मैं खड़ा रहकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब यह होता है कि असेंबली की कार्रवाई रुक जाना। अगर कोई एमएलए 288 एमएलए महाराष्ट्र के अंदर है, और अगर कोई भी एमएलए खड़ा होता है चालू बहस में, और वो खड़ा रहकर अगर स्पीकर को हाथ उठाकर बोला और अगर उसने शोर मचाया और उसने कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये जो शख्स बोल रहा है इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन है, तो असेंबली की कार्रवाई कानून के मुताबिक रुक जाती है। और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो एमएलए लेता है, जो एतराज करता है, उसको बोलने का मौका दिया जाता है। मैंने उसकी बात को मुकम्मल होने दिया और फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया, और मैंने कहा कि जमीयतुल उलमा की मैंने तारीख बताया। जमीयतुल उलमा की ये तारीख मैंने बताया कि देश की आजादी के अंदर जमीयतुल उलमा का अहम रोल रहा है। उलमाओं ने कुर्बानियां दी है, कई उलमाओं शहीद हो गए देश को बचाने के लिए, देश की आजादी के लिए। ऐसी मजबूत दलील मैंने दिया, और मजबूत दलील देने के बाद में स्पीकर को रोलिंग देना पड़ी कि हम जमीयतुल उलमा पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। फिर 2 घंटे के बाद अजान के ऊपर पाबंदी की बात आई। उस वक्त भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने ही लिया, और उस वक्त भी जमात जो अजान होती है वो दलील दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, जो ऑर्डर है, वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बाद में कोई अजान नहीं होना चाहिए, ये है। और मैंने दलील दिया कि सुबह 5 से 5:30 बजे तक हमारी अजान हो जाती है पहली, और उसके बाद रात 9 बजे खत्म हो जाती है। और हमने ये कहा कि बाद में 6 बजे के बाद में भी हमारी 6:15 तक भी अजाने जाती है। इस तरीके के मजबूत दलील देने के बाद स्पीकर को रोलिंग देना पड़े कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब यह है आप लोगों से, ये 2 बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एमएलए को समझना चाहिए। एमएलए को अगर हमारे खिलाफ कोई बोल रहा है, अगर कोई एमएलए हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, तो अगर एमएलए समझदार हो, उसको कानून जानता हो, और अगर वो मजबूत दलील देकर अगर वहां बात करेगा, तो वहीं पर ये बात को, सामने वाली बात को रिजेक्ट हो सकती है, और स्पीकर को कानून के मुताबिक रोलिंग देना पड़ता है। अगर ये क्रेडिट की बात है पावरलूम की कि 6 महीने से हम बता रहे हैं, 6 महीने से हम लड़ रहे हैं, तो सवाल यह पैदा होता है कि 6 महीना क्यों लगा? 6 महीना क्यों लगा? ऐसी तो कोई रोलिंग वहां पर नहीं दी गई, तो फिर 6 महीना क्यों लगा? सवाल यह है कि असेंबली के अंदर बोलना अलग अलग होता है। कोई 0 आवर में बोलता है, कोई मुद्दे से हटके बोलता है, कोई प्रोसीजर पे नहीं बोलता, कोई कानून के मुताबिक नहीं बोलता, तो उसको कोई अहमियत असेंबली के अंदर नहीं रहती। सिर्फ बोल देना, वीडियो चला देने से नुमाइंदगी नहीं होती, प्रोसीजर से बोलना पड़ता है। इसको बोलते हैं एमएलए, और एमएलए की जिम्मेदारी, और उनको बुक मिलती है, बुक पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, जब जाकर वो वहां पर बहस में हम कानून के मुताबिक हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन ये 5 साल तो मैंने नहीं देखा। मैंने निहाल साहब के टाइम देखा कि वो कानून के मुताबिक बोलते थे, लेकिन ये 5 साल तो मैंने नहीं देखा। 11 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग हुई। बात समझ लो, क्या विषय आया कि सब्सिडी के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन करना है, सब्सिडी अगर किसी को चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। 11 मार्च को है, तो 11 मार्च को जो कैबिनेट की मंजूरी हुई, उसके अंदर सब्सिडी की शराइत को खत्म नहीं किया गया, यानी उसका हमको फायदा बुनकरों को नहीं मिला। 15 मार्च को जीआर निकलता है, जीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन की शराइत जो थी वो खत्म नहीं की गई। ये 15 मार्च की बात है। उस तारीख से लेकर 10 अगस्त तक
उसके बाद में कोई भी प्रोसीजर, कोई भी तब्दीली इसके अंदर नहीं आई, जीआर में तब्दीली नहीं आई, बुनकर परेशान रहते रहे और वो शरायत कायम थी। 10 अगस्त को अजीत दादा पवार साहब का दौरा मालेगांव होता है। आमीन फारूक साहब, एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब, समद सेठ, मुमताज सेठ और काफी हमारे बुनकर भाई, असलम अंसारी साहब, हम लोग सब मिलकर अजीत दादा पवार साहब को मेमोरेंडम देते हैं। और अजीत दादा पवार साहब 9 अगस्त को क्रांति दिन के मौके पर ये कोल्हापुर के दौरे पर थे और 10 तारीख को मालेगांव आए। 9 तारीख को भी वहां पर इच्चलकरंजी के बुनकर भाइयों ने मिलकर यही मुद्दा रखा, यही मुतालबा रखा और 10 तारीख को भी हमारे शहर के बुनकर भाइयों ने, हम लोगों ने मिलकर यही मुतालबा रखा। अजीत दादा पवार साहब ने साफ तौर पर उस वक्त कहा कि मैं कल कोल्हापुर में था, वहां इच्चलकरंजी के लोग आए हुए थे, मैंने उनको तारीख दिया हूं और ये बात वहां पर भी यही आई और मालेगांव के बुनकर भाई भी यही मुतालबा कर रहे हैं, तो 13 तारीख को मैं मीटिंग लगाता हूं। और 13 तारीख को अजीत दादा पवार साहब ने 10 तारीख को यहां से गए, वो अम्मलनेर गए, अम्मलनेर के बाद वो मुंबई गए। और एक बात मैं पहले भी कहा और आज भी दोबारा मैं बोल रहा हूं, देखो अगर कैबिनेट मंत्री जो होता है ना, तो जो डिपार्टमेंट का वो मंत्री होता है वही डिपार्टमेंट की वो तजवीज कैबिनेट में रख सकता है, पहले बात को समझ लो। लेकिन चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो पूरे इख्तियार उसको होते हैं कि वो कोई भी मंत्रालय की, कोई भी डिपार्टमेंट की तजवीज को कैबिनेट में रख सकते हैं। अजीत दादा पवार साहब ने 11 अगस्त को मंत्रालय में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, ये दोनों मुतालबा को लेकर उन्होंने कैबिनेट के अंदर ये पास करवा लिया, ये शरायत को खत्म करवा लिया और उसके बाद मिनट से नहीं हुए। 13 तारीख को हम लोगों को मंत्रालय के अंदर बुलाया गया, वहां भी आमीन फारूक साहब, मुमताज सेठ, समद सेठ, शकील भाई, असलम भाई, एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब, हम तमाम ही लोग वहां पर 13 तारीख की मीटिंग में थे और यह बात हुई कि 11 तारीख की मीटिंग में हो गई। फिर उसके अंदर जो कमजोरियां थी, इच्चलकरंजी के बुनकरों ने भी रखा, हम लोगों ने भी रखा और उसके बाद 13 तारीख की जो मीटिंग हुई उसके अंदर 3 सेक्रेटरी थे, टेक्सटाइल सेक्रेटरी, बिजली डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, ऐसे 4 सेक्रेटरी थे। अजीत दादा पवार साहब थे और हम तमाम ही दोनों शहर के लोग वहां पर मौजूद थे और वहां पर हमने जो जो मुतालबात रखा वो मुतालबात को मिनट्स में लिया गया। मिनट से मतलब प्रोसीडिंग की गई, जो बातें मैंने की, जो बातें मंत्री ने की, जो बातें सेक्रेटरी ने बोली, जो तंजीम के जिम्मेदारों ने बोली, उसको मिनट्स पे लिया गया, रिकॉर्ड पर लिया गया और रिकॉर्ड पर लेने के बाद में शरायत खत्म की गई। 2 सितंबर को यानी जीआर निकला, 2 तारीख को जीआर निकला। अब जीआर आप पढ़ लो, जीआर के अंदर 11 तारीख की कैबिनेट का भी उल्लेख है और जीआर के अंदर 13 तारीख का भी उल्लेख है। यानी बाद में जो कमी पेशी रह गई थी उसको डिटेल जीआर बनाया गया और वो शरायत को खत्म किया गया। इस तरीके से ये पूरी प्रोसीजर हुई और उसके बाद 27 HP तक के जो बुनकर है उनको 1 रुपये की सब्सिडी मिली जो उसके नीचे है, और सब्सिडी 27 HP से जो ज्यादा के है उनको 75 पैसा। ऐसी 2 सब्सिडी का ऐलान इस जीआर के अंदर हुआ, ये जीआर के अंदर हुआ और आज उसका बेनिफिट शहर के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बुनकर भाइयों को हो रहा है। यह मुकम्मल तफसील थी। अब सवाल पैदा यह होता है कि भी 6 महीने से क्या कोशिश हुई। ठीक है, हम मानते हैं मीटिंग लगी, दादा भूसे को लेकर गए, कमेटी बनी, दौरा हुआ, मीडिया के अंदर बात आई, अखबारात में खबरें छपी, अखबारात 6 महीने से रंगे गए खबरों से, ये सब हुआ, हम ये मानते हैं। लेकिन आखिरी में अगर कामयाबी
ये बैठे हुए लोगों को मिली है, और अगर जरिया मैं बना हूं तो इसके अंदर आपको तकलीफ क्यों? खुश होना चाहिए कि नहीं चलो बुनकरों का फायदा तो हुआ, ये चीज होना चाहिए थी। लेकिन इसके अंदर भी मुखालफत, क्रेडिट, तो असल में जबरदस्ती ये शहर के बुनकर भाइयों को हमेशा गुमराह करने का काम ये शहर में होता आया है, हमेशा होता आया है। किसी को विलन बता देना, किसी को हीरो बताना और उसके बाद गुमराह करना, ये शहर की सियासत ये बुनकरों के ऊपर हावी रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमेशा हमने सही लड़ाई, सही दिशा के अंदर लड़ाई नहीं लड़ी है, और इसके लिए आज हम हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात हमारे ऊपर आते हैं, बुनकर भाइयों के ऊपर आते हैं। दोस्तों और साथियों, इस्माइल मुल्ला साहब ने जो मेरे सामने बात को रखा, बहुत अच्छी बात है।